हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट द मॉडर्न एज का। इससे पहले हमने 3 वीडियोस इसकी अटेम्प्ट कर ली हैं। सो ये हमारा फोर्थ पार्ट है और इसमें भी हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ प्ले द डायलॉग नेवर सीम टू मेक एनी सेंस। कौन से ऐसे प्ले थे जिसमें जो डायलॉग थे वो डायलॉग जो थे मतलब कोई सेंस ही नहीं होता था उन डायलॉग्स का। सो ए एब्सर्ड, बी प्रॉब्लम, सी साइकोलॉजिकल एंड डी रोमांटिक। सो राइट आंसर इज़ ए एब्सर्ड। एब्सर्ड जो प्लेस थे उसमें जो डायलॉग्स बोले जाते थे उनको कोई सेंस ही नहीं दिखता था। वो काफ़ी कन्वेंशनल लैंग्वेज में होते थे और उनके जो कम्युनिकेशन था वो मतलब उनको कोई मीनिंग ही नहीं बनता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज। एब्सर्ड प्लेज का मास्टर किसको कहा गया है, मतलब वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं इन प्लेज को लिखने में। ए गर्ल्सवर्दी, बी इलियड, सी सैमुअल बैकेट एंड डी विलियम कूपर। सो राइट आंसर इज़ डी विलियम कूपर। विलियम कूपर क्या थे, मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज। हु रोट द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट प्ले किसने लिखा है, ए इलियड, बी सैमुअल बैकेट, सी शाह एंड डी ईट्स। सो राइट आंसर इज बी सैमुअल बैकेट। इसको सैमुअल बैकेट ने लिखा है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ हैरल्ड पिंटर्स प्ले। जो हैरल्ड पिंटर है जब वो प्लेज लिखते थे तो उसकी क्या क्वालिटी थी, ए विटी डायलॉग्स, बी फुल ऑफ एक्सप्रेशन, सी लैक ऑफ एक्सप्रेशन एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी लैक ऑफ एक्सप्रेशन। उसमें एक्सप्रेशन की कमी होती थी। ये हैरल्ड पिंटर वही है जिन्होंने बर्थडे पार्टी नाम का एक प्ले लिखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फर्स्ट यूज द टर्म एब्सर्ड। ये जो एब्सर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था ये टर्म, ए बैकेट, बी हैरल्ड पिंटर, सी एल्बर्ट कैमस एंड डी जॉन टायलर। सो राइट आंसर इज सी एल्बर्ट कैमस। उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड जो है अपना यूज़ किया था। ये जो टर्म है ये सबसे पहले किसने उठाई थी, क्रिटिक थे एक मार्टिन एजलिन। उन्होंने अपने 1960s में अपने कैसे द थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ये टर्म उठाई थी, जिसके बाद सैमुअल बैकेट जो एक प्ले राइट थे उनके वर्क पर फोकस होने लगा सबसे ज़्यादा। और जो ये एब्सर्ड है इस प्लेस में क्या होता है, मैन का रिएक्शन जो है उसको देखा जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें दिखाया जाता है कि आदमी क्या है, एक पपेट है जो बाहरी जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इसमें वो चीज़ दिखाई गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु रोट द बुक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बुक किसने लिखी है, ए एल्बर्ट कैमस, बी मार्टिन एजलिन, सी पिंटर एंड डी बैकेट। सो राइट आंसर इज बी मार्टिन एजलिन। नेक्स्ट इज, कौन थे वो, और हाँ क्रिटिक थे वो जिन्होंने 1960 में अपने एक ऐसे के द्वारा इस टर्म को उठाया था। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एक्सप्रेशनलिज्म। एक्सप्रेशनलिज्म क्या है, अ लिटरेरी स्टाइल, अ बिल्डिंग फैशन, अ स्कूल, अ चर्च। सो राइट आंसर इज ए अ लिटरेरी स्टाइल। एक तरह का लिटरेरी स्टाइल है ये। देखिए ये क्या था, ये एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट था किसमें, पोइट्री और पेंटिंग में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर द मेन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर। इस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा मतलब कौन से राइटर्स थे जो इस बारे में लिखते थे, ए यूजीन ओनेल, बी टेनेसी विलियम्स, सी आर्थर माइलर एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या थे, इस प्ले को लिखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच प्ले a character expressed his mental agony in long monologue। लंबे मोनोलॉग में अपनी जो मेंटल कंडीशन है उसको वो दिखाता था। ए एब्सर्ड प्ले, बी पोइटिक प्ले, सी एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले एंड डी प्रॉब्लम प्ले। सो राइट आंसर इज सी एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले। अपने एक्सप्रेशन के द्वारा वो इसमें दिखाता था और ये किस में दिखाता था, लॉन्ग मोनोलॉग में। नेक्स्ट इज, हु रोट द प्ले हैरी एप। हैरी एप किसने लिखा है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। ए आर्थर माइलर, बी टेनेसी विलियम, सी यूजीन ओनील एंड डी जेन जॉयस। सो राइट आंसर इज सी यूजीन ओ नील। नेक्स्ट इज, इन विच प्लेस कैरेक्टर लुक लाइक शेडो। कौन सा प्ले होता था जिसमें कैरेक्टर जो है एक शेडो की तरह दर्शाए जाते थे, ए रोमांटिक, बी एब्सर्ड, सी एक्सप्रेशनिस्टिक एंड डी
प्रॉब्लम। सर राइट आंसर इज सी एक्सप्रेशनिस्टिक। क्यों शैडो की तरह क्यों दिखाए जाते थे? क्योंकि ऐसा लगता था जब उस प्ले को पढ़ते हैं कि जो कैरेक्टर हैं वो खुद से बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि जो आउटर फोर्स है, जो इनविजिबल है, वो उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और वो सिर्फ क्या दे रहे हैं, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहे हैं। सो इसीलिए वो एक शैडो की तरह दिखाई देते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एपिक थिएटर? एपिक थिएटर क्या थे? अ मूवमेंट, अ थिएटर, अ रिलीजियस प्लेटफॉर्म और अ चर्च? सो राइट आंसर इज ए, अ मूवमेंट। ये एक तरह का मूवमेंट था। वेल एपिक थिएटर क्या था? एक थिएट्रिकल मूवमेंट था जो अर्ली मिड सेंचुरी में शुरू हुआ, और ये किससे? थ्योरीज और प्रैक्टिस से क्या हुआ, ये शुरू हुआ था। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक पॉलिटिकल क्लाइमेट उस समय में शुरुआत हो गई। सो हम कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल थिएटर। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द एपिक थिएटर स्टार्टेड, और कौन से टाइम में जो है इस मूवमेंट की शुरुआत हुई? ध्यान रखना है ये एक मूवमेंट था। सो ए अर्ली 19th सेंचुरी, बी लेट 19th सेंचुरी, सी अर्ली 20th सेंचुरी एंड डी मिड 20th सेंचुरी। सो राइट आंसर इज डी, मिड 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के यानी 20वीं शताब्दी के बीच में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इज हु स्टार्टेड एपिक थिएटर, और किसने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी? ए रूजवेल्ट, बी पेट्रियार्च, सी बेर्टोल्ड ब्रेस्ट एंड डी विलियम कूपर। सो राइट आंसर इज सी, बेर्टोल्ड ब्रेस्ट। उन्होंने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। सो उनका पूरा नाम था यूजीन बेर्थोल्ड फ्रेडरिच ब्रेस्ट। इनका टाइम पीरियड था 1898 से 1956 तक, और प्रोफेशनली उनको बेर्टोल्ड ब्रेस्ट के नाम से जाना जाता था। ये एक जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर थे, प्ले राइट थे, पोएट से, तो ये जर्मन से बिलोंग करते थे। और इन्होंने एक प्ले लिखा था द थ्री पेनी ओपेरा विद कुर्ट वेल। ये मार्क्सिस्ट थॉट में विश्वास रखते थे, और जो इन्होंने अपना वर्क था वो किसको डिक्टेट यानी किसको दिया था? लहरिस्टिक को डिक्टेट किया था। और उसके बाद ये क्या बन गए, एक लीडिंग थियोरेटिशियन बन गए, किसके? एपिक थिएटर को। और ये इनको क्या बोला जाता था? सो कॉल्ड वी फैक्ट भी इनको बोला जाता था। What is the goal of epic theater? एपिक थिएटर का मकसद क्या था? ए ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉचिंग अ प्ले, बी शो रियलिटी, सी शो इमेजिनेशन एंड डी रिलीजियस आउटलुक। सो राइट आंसर इज ए, ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉचिंग अ प्ले। तो उनका मकसद ये होता था कि जो भी वो प्ले देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो उनका विश्वास है उसे एक तरफ रख दो, बल्कि उन्हें ये दिखाया जाता था कि वो जो इस दुनिया में रह रहे हैं वही क्या है, सच्चाई है। तो उसमें रियलिटी को ही दिखाया जाता था। नेक्स्ट इज विच क्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ इल्यूजन। कौन थे जो इल्यूजन, भ्रम की स्थिति को पैदा करते थे? ए रफेलाइट, बी सिम्बॉलिस्ट, सी एपिक थिएटर एंड डी एंटी रोमांटिक। सो राइट आंसर इज सी, एपिक थिएटर। तो वो इस तरह अपने प्लेस को दिखाते थे कि लोग क्या करते थे, मतलब दिखता था कि उन्हें कि जो दिख रहा है वही है। नेक्स्ट इज एपिक थिएटर वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट। वेल हर मूवमेंट की शुरुआत किसी न किसी चीज़ के खिलाफ होती है, तो ये इस वाले थिएटर, एपिक थिएटर की शुरुआत किसके रिएक्शन में हुई? ए रोमांटिक ड्रामा, बी पोएटिक ड्रामा, सी सिम्बॉलिस्ट ड्रामा एंड डी नेचुरलिस्ट ड्रामा। सो राइट आंसर इज डी, नेचुरलिस्ट ड्रामा। उनके अगेंस्ट जो है इस मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ ड्रामा कैरेक्टर प्ले मैनी रोल्स। कौन से ड्रामा होते थे जिसमें जो कैरेक्टर था वो कई सारे रोल प्लेस करता था? ए रोमांटिक प्ले, बी एपिक थिएटर, सी सिम्बॉलिस्ट एंड डी इमेजिस्ट। सो राइट आंसर इज बी, एपिक थिएटर। वेल इसमें जब एक्टर जो है एक्टिंग करता था तो उसे कैरेक्टर में खो जाना होता था। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ, और ऐसा ही किसे फील होना चाहिए था? सामने वाली ऑडियंस को भी मतलब क्या होना, ऐसा फील नहीं होना चाहिए था कि ये क्या, कौन है, एक एक्टर है। इसको गेस्टर्स बोलते हैं। और जब कई बार क्या होता था, वो डायरेक्ट ऑडियंस से कनेक्ट करता है, डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है, उसको क्या बोलते हैं? ही वॉज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स। नाउ नेक्स्ट इज एपिक थिएटर कंटेन्स अ डैश ऑफ एक्टिंग। ए मैनर, बी मीन, सी मोड एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, मैनर। सो एपिक थिएटर में क्या मिलता है? मैनर ऑफ एक्टिंग। नेक्स्ट इज इन विच टाइप मॉडर्न प्ले कोरस इज यूज्ड। कौन सा मॉडर्न प्ले था जिसमें कोरस का इस्तेमाल किया जाता था? ए एपिक थिएटर, बी एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले, सी सिम्बॉलिज्म प्ले एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए, एपिक थिएटर। एपिक थिएटर में किसका यूज़ किया जाता था? कोरस का यूज़ किया जाता था। फ्रॉम वेयर इन एपिक थिएटर द वर्ड एपिक इज टेकन। कहाँ से इस शब्द को लिया गया है, एपिक को?
ए रिलीजन, बी कल्चर, सी ट्रेडिशन एंड डी कमेंट्री। सो राइट आंसर इज डी कमेंट्री। कमेंट्री से इस शब्द को लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉल्फ्राम डुंगेस फैकेट। एक जर्मन वर्ड है ये। ए एस्ट्रेंज इफेक्ट, बी एलियनेशन इफेक्ट, सी बोथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी, सी बोथ ए एंड बी। सो ये दोनों थे, क्या थे, एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट एंड एलियनेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज एपिक थिएटर होल्ड्स द, इसमें क्या पाया जाता है, किस तरह के व्यूज़ रखता है, अप्रोच रखता है। ए एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा, बी नॉन एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा, सी बोथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी, नॉन एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री टोनी मॉरिसन बिलोंग टू। जो टोनी मॉरिसन थे वो कौन से देश से बिलोंग करते थे। ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी अफ्रीका एंड डी इटली। सो राइट आंसर इज ए अमेरिका, वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। इनका पूरा नाम था क्लोए एंथनी वॉफ्रोड मॉरिसन। इनका टाइम पीरियड था 1931 से 2019। अभी रिसेंटली ही इनकी कुछ ईयर पहले डेथ हुई है। नॉन एज टोनी मॉरिसन, इन्हें टोनी मॉरिसन के नाम से जाना जाता था। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, बुक एडिटर और एक कॉलेज प्रोफेसर थे। और द ब्लूएस्ट आई वॉज पब्लिश्ड इन 1970। इनकी पहली नॉवल थी ये, जो कब पब्लिश हुई, 1970 में ये सबसे पहले पब्लिश हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर किसको कहा गया है। ए इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस थ्रू इंग्लैंड, बी इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस थ्रू अमेरिका, सी इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस थ्रू जर्मनी एंड डी लिटरेचर बाय पीपल फॉर्मली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। सो राइट आंसर इज डी, लिटरेचर बाय पीपल फ्रॉम फॉर्मली कॉलोनाइज्ड कंट्री। देखिए पोस्ट कॉलोनिज्म लिटरेचर उन लोगों के द्वारा लिखी जाती थी जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ में रहते हैं। और ये जो अपनी लिखते थे इस लिटरेचर में, इसमें किसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता था, किसकी प्रॉब्लम के बारे में लिखा जाता था। जो लोग डी कॉलोनाइजेशन में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम को क्या लिखा जाता था, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता था। मोस्टली इसमें उनकी पॉलिटिकल और कल्चरल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड लिखा होता था। बताया जाता था लोग कैसे वहाँ पे रेशनलिज्म और कॉलोनिज्म का क्या होते हैं, शिकार होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टोनी मॉरिसन डेपिक्ट द लाइफ ऑफ अफ्रीकन, ए गर्ल्स, बी बॉयज, सी चिल्ड्रन एंड डी एनिमल्स। सो राइट आंसर इज सी, चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who wrote the novel The Bluest Eyes? A. Joseph Conrad, B. Toni Morrison, C. E.M. Forster and D. None of these. So right answer is B. Toni Morrison. Toni Morrison की ये सबसे पहली नॉवल है जो 1970 में पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who wrote the novel Heart of Darkness? A. Toni Morrison, B. E.M. Forster, C. Virginia Woolf and D. Joseph Conrad. So right answer is C. Virginia Woolf. तो Virginia Woolf ने लिखा है। नेक्स्ट इज हु रोट नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसके द्वारा लिखी गई पोएम है। ए जोसेफ कोनार्ड, बी टोनी मॉरिसन, सी एम फोस्टर एंड डी निसीम एज़ेकिल। सो राइट आंसर इज डी, निसीम एज़ेकिल। वेल निसीम एज़ेकिल कौन थे, इनको बेन इज़राइली बोला जाता था और रहते थे, ये एक इंडियन पोएट और नॉवलिस्ट थे। रहते ये इंडिया में थे, बॉम्बे में, और इनको बेने इज़राइल के नाम से भी जाना जाता था, इनको बोला जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर आर एन टैगोर वन नोबल प्राइज़। कौन से ईयर में इन्होंने नोबल प्राइज़ जीता। ए 1910, बी 1911, सी 1913 एंड डी 1912। सो राइट आंसर इज सी, 1913। 1913 में इन्होंने नोबल प्राइज़ जीता। नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हु वन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। कौन से पहले राइटर थे जो नॉन यूरोपियन थे, यूरोपियन नहीं थे, और उन्होंने नोबल प्राइज़ जीता, किसके लिए, लिटरेचर के लिए। ए आर के नारायण, बी अनीता देसाई, सी आर एन टैगोर एंड डी मुल्क राजानंद। सो राइट आंसर इज सी, आर एन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे पहले नॉन यूरोपियन राइटर थे, एक्चुअली ये इंडियन थे, जिन्होंने क्या जीता, नोबल प्राइज़ जीता लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट इज विच इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर। किसको फेमिनिस्ट लिटरेचर कहा गया है। ए लिटरेचर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन, जो वुमन की प्रॉब्लम से जुड़ी लिटरेचर होती थी। नेक्स्ट लिटरेचर रिलेटेड टू राइट्स ऑफ वुमन, वुमन के अधिकारों के लिए जो लिटरेचर लिखी जाती थी। नेक्स्ट इज लिटरेचर रिलेटेड टू लाइफ ऑफ वुमेन,
किसी औरत की ज़िंदगी पर लिखी गई एक लिटरेचर। नेक्स्ट इज़ डी, ऑल ऑफ दीज लिटरेचर, या फिर ये सभी। सो राइट आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ दीज लिटरेचर। जितनी भी ऊपर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इन सभी लिटरेचर को क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट लिटरेचर बोला जाता है। वेल, फेमिनिज्म क्या था? एक सोशल मूवमेंट था, पॉलिटिकल मूवमेंट था, आइडियोलॉजीज़ के लिए मूवमेंट था, जो बताता था कि मतलब क्या होना चाहिए, सोशल इक्वालिटी हर सेक्स को मिलनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन राइटर्स इज़ ए, कॉलोनियल लिटरेचर, बी, पोस्ट कॉलोनियल, सी, फेमिनिस्ट एंड डी, मॉरल। सो राइट आंसर इज सी, फेमिनिस्ट। तो औरतों के द्वारा लिखी गई लिटरेचर को फेमिनिस्ट लिटरेचर बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी बिहाइंड फेमिनिस्ट लिटरेचर। इसको लिखने के पीछे की सोच क्या है? ए, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, बी, इक्वल राइट्स इन सोसाइटी, सी, इक्वल राइट्स इन पॉलिटिक्स एंड डी, ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द टर्म फेमिनिज्म अपीयर इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले इस शब्द का यूज़ कब हुआ फेमिनिज्म का? ए, 1850s, बी, 1870s, सी, 1880s एंड डी, 1890s। सो राइट आंसर इज डी, 1890s। 1890 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ ग्रेट ब्रिटेन में। चार्ल्स फॉरियर, जो एक यूटोपियन सोशलिस्ट और एक फ्रेंच फिलोसफर थे, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किया कब? 1837 में। और जो ये वर्ड था फेमिनिज्म, फेमिनिस्टा, ये सबसे पहले फ्रांस और नीदरलैंड में 1872 में आया। उसके बाद फिर ये ग्रेट ब्रिटेन में 1890s में आया। यूनाइटेड स्टेट में 1910 में इसका यूज़ हुआ। और जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें इस शब्द को 1852 में लाया गया। सबसे पहले ये शब्द वहाँ पर अपीयर हुआ। और जो पहला शब्द डिक्शनरी में आया था वो था फेमिनिस्ट, और 1895 में फिर शब्द आया फेमिनिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड। देखिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट की भी स्टार्ट हुई थी, इसके 3 फेज थे, और हमसे पूछा गया है कि जो सबसे पहला मूवमेंट था वो किस चीज़ के लिए हुआ था? ए, वुमेन्स राइट टू वोट, suffrage and property rights, B, women rights in politics, C, women rights in society and D, women rights in religion. So right answer is A, women rights to vote and property right. देखिए, women rights to vote, इसको suffrage movement भी बोला जाता है कि औरतों को वोट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, उनके पास प्रॉपर्टी के राइट्स होने चाहिए, उनका भी प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। और ये जो मूवमेंट था इसकी शुरुआत बताई जाती है 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें ज़्यादातर लीगल इश्यूज़ पर ही फोकस किया गया है, जैसे कि औरतों को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। मार्च 1968 में न्यूयॉर्क टाइम मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा था, और उसमें वो आर्टिकल किसने लिखा था? मार्था लियर ने, जो एक जर्नलिस्ट थी, और उन्होंने ये टर्म जो थी उठाई थी, द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, ये उन्हीं के द्वारा टर्म जो है कॉइंड की गई थी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म। इसके बाद सेकेंड वेव फेमिनिज्म आई, ये आई थी यूएसए में, और इससे हम टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है। सो ए, 1940 to 1960, बी, 1950 to 1970, सी, 1960 to 1980 एंड डी, 1970 to 1990। सो राइट आंसर इज सी, 1960 to 1980। लगभग 20 साल तक चली ये, 2 डिकेड तक चली थी ये, और कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट इज इन विच मैटर सेकेंड वेव फेमिनिज्म फोकस। सो जो सेकेंड वेव आई थी ये किस चीज़ पर फोकस था इसका? पहला मूवमेंट जो था वो राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी राइट के लिए था। दूसरा मूवमेंट किसके लिए था? ए, कल्चरल इनइक्वालिटीज़, बी, जेंडर नेम, सी, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड डी, ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। तो कि उनको कल्चरल इनइक्वालिटीज़ जो उनके साथ होती थी, जेंडर नेम्स उसके लिए, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, तो इन सभी के लिए, इन सभी मैटर पर हमारा जो सेकंड वेव था वो फोकस था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ थर्ड वेव फेमिनाइन। अब इसके बाद तीसरी वेव आई, उसका टाइम पीरियड क्या था? ए, 1960 to 1970s, बी, 1970 to 1980, सी, 1980 to 1990 एंड डी, 1990 to 2000। सो राइट आंसर इज डी, 1990 to 2000। जो ये थर्ड वेव थी ये भी यूनाइटेड स्टेट में अर्ली 1990s में शुरुआत हुई थी इसकी, और ये तब तक बढ़ती रही जब तक कि 2010 में फोर्थ वेव नहीं आ गई।
नेक्स्ट इज़ विच फेमिनिस्ट राइटर यूज स्टाइल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, कौन सी फेमिनिस्ट राइटर थी जो इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ करती थी? ए अनीता देसाई, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी महेश्वता देवी एंड डी टोनी मॉरिसन। सो राइट आंसर इज़ बी वर्जीनिया वुल्फ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर। थैंक यू।